अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 2026 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है क्लास 9th का। और इसमें हम लोग तीनों सेक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। उसमें से बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मॉर्निंग पेपर में आए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग पेपर में भी उसी में से बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। So let's get started. First MCQs is which stage of design thinking focuses on understanding user need। अब वो हम लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस इसके अंदर पढ़े हैं डिजाइन थिंकिंग के, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें हम लोग यूजर नीड को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसकी तरफ हमारा फोकस होता है। तो एम्पैथाइजिंग एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो है वो हम लोग यूजर की नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाई इज एल्गोरिथमिक थिंकिंग यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसके क्या रीजन है। इट प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। क्या हमें जो है ये हमारे प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताता है कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इट प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाई शुड यूजर प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा ऑनलाइन। जो हमारा डाटा ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है उसको क्यों हमें जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको क्यों सेव करना चाहिए। टू प्रिवेंट मिसयूज, ताकि कोई हमारे डाटा का मिसयूज ना कर ले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। हम लोगों ने प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड भी पढ़ा, हम लोगों ने सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड भी पढ़ा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है हमें कलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो इसमें हमें डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं जिसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है वो एग्जांपल में आता है सेकेंडरी डाटा के, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से जो है उसको कलेक्ट किया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज अ फ्लो चार्ट हेल्प इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कि जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, इट विजुअली शोज द सीक्वेंस स्टेप्स। बेसिकली हम लोग एल्गोरिथम की बात की कि वो स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्यूशन बताता है। तो फ्लो चार्ट भी वैसा ही होता है, बस इसमें ये होता है कि हम लोग इसको विजुअल फॉर्म में शो कर रहे होते हैं, डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं, सीक्वेंस बताते हैं कि पहले अच्छा किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज आइडेंटिफाइंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इंपॉर्टेंट इन अ प्रॉब्लम। क्यों हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम के अंदर कि इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो इसके रीजन है टू अंडरस्टैंड हाउ अ सोल्यूशन वर्क, ताकि हमें पता चल सके, हम अंडरस्टैंड कर सकें किस तरह से सोल्यूशन काम करे, किस तरह से हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाई आर हाइपर लिंक्स इंपॉर्टेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने लिंक्स देखे होंगे, ठीक है। लिंक्स क्या होता है कि हम इस पर क्लिक करते हैं, वो किसी और पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, दे कनेक्ट वन पेज टू अनदर, कि वो हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करवाता है। नेक्स्ट वन है वेब डेवलपमेंट इज मेनली कंसर्न विद। वेब डेवलपमेंट किसके साथ कंसर्न है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस। कि वेब डेवलपमेंट में हम लोग वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाई आर अरेज यूजफुल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों यूजफुल है, क्यों हेल्पफुल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अरेज क्या होते हैं कि अरेज के अंदर हम लोग एक ही वेरिएबल को यूज करते हुए मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होते हैं। अगर हम लोग सिंपल वेरिएबल की बात करें तो वो जस्ट एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन जब हम लोग अरेज को यूज करते हैं तो फिर हम लोग एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वाई इज कंप्यूटर कंसिडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम, कि जो कंप्यूटर उसको क्यों हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम समझते हैं, ठीक है, उसको क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम इंसानों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज मैन मेड टू परफॉर्म टास्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजफुल इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कि जो एआई है वो क्यों हेल्पफुल है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज इट इनेबल मशीन टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। कि जो एआई है वही मशीन को इस काबिल बनाता है कि वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सके। लास्ट एमसीक्यूज इज विच इश्यूज अराइजेस ड्यू टू द मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑनलाइन। कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो आते हैं जब पर्सनल डाटा को मिस यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, प्राइवेसी वायलेशन। की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही होती है, प्राइवेसी को वायलेट किया जा रहा होता है। ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज एंड हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, इनका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ओके, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें एक प्रोग्राम दिया गया था जिसमें हमें कहा गया था कि आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो ये एज इट इज कोड आपके बुक में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने तीन वेरिएबल्स बना लिए, एक ए नाम का, एक बी नाम का, एक रिवार्ड नाम का। इन्होंने खुद से रिवॉर्ड नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी है विच इज 5555। अब उसके बाद वो क्या करें, कुछ कैलकुलेशंस करें कि जो ए है उसको क्या वैल्यू दी गई, उसको ये वैल्यू दी गई और ये क्या वैल्यू है। बेसिकली रिवॉर्ड की वैल्यू है आपके पास 5555। इसका आप मॉड्यूलस ले रहे हो 10 के साथ। मॉड्यूलस क्या होता है, बेसिकली रिमाइंडर, कि जब हम लोग इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, 10 फाइव सा 50, रिमेनिंग आंसर क्या आता है 5, ऊपर से हम लोग नीचे 5 ले आएंगे, 10 फाइव सा 50, आंसर इज 5, एंड देन हम लोग दोबारा से 5 को नीचे ले आएंगे, 10 फाइव सा 50, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 5। तो अब जब इसको कैलकुलेट किया उसके बाद आंसर हमारे पास 5 आ गया। जो 5 वैल्यू है ये ए वेरिएबल को असाइन की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक बी नाम का वेरिएबल है जिसको वैल्यू असाइन की जा रही है ये, मतलब जो भी रिवॉर्ड की वैल्यू है इसको डिवाइड करना है 10 के साथ। रिवॉर्ड की वैल्यू है 5555, इसको हम लोग 10 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। सॉरी, इसके बाद हम लोग जो है इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 10 फाइव सा 50, ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जिसका आंसर है वो क्या आया है 555.5। तो इसका जो है वो ये आंसर है। अब इसको हम लोग जो है वो शो करवा देंगे एज अ आउटपुट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए होता है। ये ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, उसके बाद ये हम लोग हाइफन यहाँ पे एज इट इज शो करवा देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा हुआ एज इट इज शो होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है, वाई इज पैकेट स्विचिंग एफिशिएंट फॉर डाटा ट्रांसमिशन। पैकेट स्विचिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं जब हम लोग ने डाटा को ट्रांसमिट करवाना हो। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग इज एफिशिएंट बिकॉज डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स दैट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। इसका क्या मतलब है कि जो पैकेट स्विचिंग है उसमें ये होता है कि जो डाटा होता है ना, लार्ज डाटा, उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को हम बोलते हैं पैकेट। अब क्या होता है कि हर पैकेट को हम लोग सेपरेटली रिसीवर जो डिवाइस है वहां तक हम लोग सेंड कर देते हैं, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। अब इसमें ये होता है कि जितने भी पैकेट्स हैं ना, जो स्मॉल पार्ट्स में हमारे पास डाटा है, उसको हम लोग जो है वो डिफरेंट रूट्स, मतलब डिफरेंट रास्तों से जो है वो भेज देते हैं। और जब वो रिसीवर तक पहुंच जाते हैं तो वो खुद ही एक करेक्ट ऑर्डर में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग सेपरेटली भेजा होता है, वहां पे जाके वो सब कंबाइन हो जाते हैं। ओके, अब इसका जो है वो मतलब एक तरह से वो क्या कह रहे हैं कि क्यों एफिशिएंट है, आगे उसके रीजन लिखी है। ईच पैकेट कंटेन डिफरेंट रूट्स एंड अराइव आउट ऑफ ऑर्डर मेकिंग बेटर यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। इससे क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो बेटर वे में यूज हो रहे होते हैं, कोई डिलेस नहीं आते। ठीक है, मतलब कोई भी बीच में जो है वो किसी को वेट नहीं करना पड़ता किसी का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, और कंजेशन भी नहीं होती क्योंकि उन्होंने डिफरेंट रास्तों से जाना होता है। इसलिए जो है वो कोई मतलब बीच में जो जाके उनकी जो ट्रैफिक है वो रुकती भी नहीं है। इस वजह से वो एफिशिएंट है और रिलायबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ लॉजिकल थिंकिंग हेल्प इन सॉल्विंग अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब लॉजिकल थिंकिंग में ये होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और सेपरेटली हर पार्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर हम लोग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनका जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग इजी वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली, बहुत करेक्टली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे इसका आंसर लिखती है। अब इसकी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दे दी है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी आपने साथ एग्जाम्पल लिखनी है, चाहे वो वन लाइन की एग्जाम्पल हो, लेकिन लिखनी है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन का अच्छा इंपैक्ट जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, सपोज कि हम लोग टू नंबर्स का जो सम है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए फिर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन लिख दिया। हमने क्या लिखा कि सबसे पहले हम लोग 5 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके सॉरी, हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5 ले लिया, फिर हम लोग एक सेकंड नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 3 नंबर ले लिया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये है लॉजिकल थिंकिंग। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इवनिंग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्लॉकचेन आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आया, वहां पे उसकी टाइप्स आ सकती हैं कि आप प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन करना था, इस तरह से करके उसके जो है वो अल्टरनेटिव ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का होता क्या है और उसके बाद इसकी क्यों जरूरत है।
ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं, जैसे स्टोरेज की सर्विस है, सर्वर की सर्विस सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर की सर्विस होगी, डेटाबेस की सर्विस होगी, वो हमें इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और हम लोग जो है वो अपने डाटा को, जो हमारा क्लाउड के ऊपर स्टोर हुआ होता है, उसको किसी भी टाइम और किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वी कैन। ओके, अब हमें जो है वो उसकी क्यों ज़रूरत है? ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए, कि हम लोग क्लाउड की सर्विसेज को जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो कॉस्ट है वो सेव होती है, हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर जितनी मर्जी चेंजेस करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एफिशिएंटली जितने भी रिसोर्स हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोगों ने 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताने हैं, जिसमें नो पॉवर्टी आ जाता है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा जो भी आपकी बुक में मेंशन है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मशीन लर्निंग हेल्प कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि किस तरह से जो है मशीन लर्निंग वो मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प करते हुए। अब मशीन लर्निंग क्या करते हैं? कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो डाटा में से लर्न करे, ठीक है, और उसके बाद डिसीजंस ले। उसके अंदर हम लोग को एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, जैसे हम लोगों ने HTML CSS प्रोग्रामिंग पढ़ी वैसे वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं होती, बल्कि वो डाटा से लर्न कर रहा होता है। इसके अलावा ये सिस्टम्स की हेल्प करते हैं कि वो प्रोडिक्शंस कर सके, कोई डिसीजन लेना है वो ले सके, टास्क को जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। जैसे इसके एग्जांपल है ईमेल स्पैम फिल्टरिंग हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया और सेल्फ ड्राइविंग कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के आउटपुट डिवाइसेस का क्या मतलब है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके नाम बताने हैं। आउटपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, आपका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करके दे रहा होता है, या पेपर की फॉर्म में जो है वो आपको शो करवाता है, मतलब इसमें रिजल्ट शो करवाना होता है। अब ये क्या करता है, जितनी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है कि ताकि वो नजर आ सके, वो या तो वो सुन सके, ठीक है, उसको सुना जा सके या उसको यूज किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल है मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। इसी के अगेंस्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर पायरेसी, और उसकी एग्जांपल देनी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी के भी सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, उसकी जितनी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लोग जो है वो परमिशन के बगैर, लाइसेंस के बगैर उसको यूज कर रहे होते हैं। एक तरह से ये कॉपीराइट लॉ की वॉयलेशन हो रही होती है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। जैसे एग्जांपल है कि हम लोग जो विंडो यूज करते हैं, जैसे विंडो 10 यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग उसका जो प्रॉपर एक्चुअल जेन्युइन जो उसका सॉफ्टवेयर है वो हम लोग बाय ना करें और उसको यूज ना करें। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, किस तरह से हम लोग नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप एक डायग्राम होती है जो कि रिलेशनशिप्स को शो कर रही होती है आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के दरमियान। इसमें जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें लिंक्स होते हैं, उसमें लेबल्स होते हैं। और जो कॉन्सेप्ट मैप है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? ज्यादातर टीचिंग में, लर्निंग में यूज किया जा रहा होता है। अब इन्होंने कहा था कि आपने हाइपर लिंक कहाँ पे यूज होता है, उसका एक यूज बताना है, ठीक है, और उसके बाद उसका सेंटेक्स लिखना है। हाइपर लिंक जो है वो कहाँ पे यूज होता है? वो वेब पेजेस के अंदर यूज हो रहा होता है, कि ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर ले, और उसका जो है वो ये सेंटेक्स है। इसके लिए ए टैग यूज होता है। नेक्स्ट वन है कि डाटा किस तरह से ट्रांसफर होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। इसमें ये होता है कि हम लोग डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर, और इसका मेथड ये होता है कि इसमें जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम होती है और ब्लॉक की फॉर्म में जा रही होती है। जैसे आप इसकी डायग्राम देखें, अब ये पूरी एक स्ट्रीम है जो कि ब्लॉक की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे जा रही होती है, और इसमें जो स्टार्ट और स्टॉप बिट है वो नहीं होती। मतलब सेंडर जब भी कोई डाटा भेजेगा तो उसको स्टार्ट बिट भेजने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट जो है वो डाटा सेंड कर लेगा। इसमें बेसिकली ये होता है। इससे क्या होता है कि जो जितना भी आपका डाटा है वो फास्टली ट्रांसफर हो जाता है टू द रिसीवर। अब इसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने पर्पस लिखना है टू फ्लो चार्ट का, सॉरी टू आपने पर्पसेस लिखने हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स के। हम लोग कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कि अगर हम लोगों ने कोई प्रोसेसिंग स्टेप शो करवाना होता है तो फिर हम लोग रेक्टेंगल का यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग प्रोसेस को शो करते हैं। सेकंड वन हम लोग डायमंड शेप को यूज कर रहे होते हैं फॉर डिसीजन, कि अगर हम लोगों ने कोई भी कंडीशन लगानी है, जैसे यस नो आ जाता है कि हमने कंडीशन लगाई है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो यस, और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आगे उसका सीक्वेंस बता रहे होते हैं वो हम लोगों ने शो करवा देना होता है। तो कंडीशन के लिए हम लोग डिसीजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हमें वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी को डिस्क्राइब करना है। वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा है ह्यूज अमाउंट में वो जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, जो है वो एक लार्ज अमाउंट में डाटा जनरेट होता है। जैसे सोशल मीडिया की एप्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डेली बेसिस पे पोस्ट पे अपलोड कर रहे होते हैं, फोटोज होगी, वीडियोज होगी, उनको अपलोड कर रहे हो तो डेली बेसिस पे मिलियंस, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेकेंड में
मिलियंस ऑफ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा होता है। वेलोसिटी की बात करें तो किस स्पीड के साथ जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है, जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है कि मैसेजेस और नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप के ऊपर, अब वो इंस्टेंटली आप सेंड करते हो और वो रिसीव हो जाता है। वैरायटी की बात की जाए तो इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो जनरेट होता है, जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, इमेजेस की फॉर्म में भी, वीडियोस की और ऑडियोज की फॉर्म में भी होता है। इसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमारा फोकस जो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्रिएट करने की तरफ होता है, जैसे हम लोग कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, व्हाट्सएप हो गया। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में हमारा हार्डवेयर की तरफ फोकस होता है कि इसमें हम लोग फिजिकल कंप्यूटर पार्ट्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कीबोर्ड को बनाना है या मॉनिटर को बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आर यूजर रिसीव एन ईमेल आस्किंग फॉर बैंक डिटेल विद एन अर्जेंट वार्निंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर थ्रेट इन्वॉल्व, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको एक जो है वो ईमेल आती है जिसमें आपने बैंक डिटेल्स बतानी है और फौरन बतानी है, वो आपके ऊपर एक प्रेशर, आपको प्रेशराइज करेंगे आप फौरन से हमें बताएं। तो इसको बोलते हैं फिशिंग, कि आपको एक फेक मैसेज आया और इस तरह से वो प्रिटेंड कर रहा है कि आपकी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक की तरफ से आया है और आप जो है फौरन से हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स दें, तो आप एकदम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या इशू है, क्यों हमसे मांग रहे हो, तो आप एकदम सारी पर्सनल डिटेल्स आप दे देते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग। और डेटा साइंस किस तरह से बिजनेस में हेल्पफुल होता है, डेटा साइंस जो है वो आपके लार्ज डेटा सेट को एनालाइज कर रहा होता है, उसमें से पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, डिसीजंस लेने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहा होता है और उसके बाद बिजनेस एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। जैसे ऑनलाइन स्टोर है, वो डाटा को यूज करते हुए आपको जो है वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, ठीक है, कि कस्टमर का किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, उसके पास परचेजेस को देखते हुए उसको आगे फर्दर फ्यूचर में जो है वो रिकमेंडेशन सेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि फ्रंट एंड का क्या रोल है वेब प्रोजेक्ट के अंदर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो यूजर इंटरफेस की तरफ होता है, वो मतलब कि ताकि जो वेबसाइट के साथ यूजर का एक्सपीरियंस है वो बेहतर तरीके से हो सके। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जिसमें हम लोग जो है एग्जांपल ले लेते हैं कि बटन्स क्रिएट करें, मेन्यूज हमारे सामने नजर आ रहे होते हैं, पेजेस होते हैं, वेबसाइट जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया। तो ये फ्रंट एंड जो कुछ हमें नजर आ रहा होता है वो सारा फ्रंट एंड होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंटरनेट को जो है वो क्यों कंसिडर किया जाता है ग्लोबल नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो इंटरनेट है वो मिलियंस ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो सब यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे एग्जांपल है कि आप रावलपिंडी में बैठे हुए हैं और आप कोई भी ईमेल लंदन में किसी पर्सन को सेंड करें और फौरन चली जाती है, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट हुए हैं और उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज हुआ है जो कि मतलब जितने भी नेटवर्क हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसलिए जो है वो आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने प्राइमरी डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना है और कोई भी उसकी 2 एग्जांपल्स दे देनी है। जैसे यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है कि वो डाटा जो आप फर्स्ट टाइम, ठीक है, लाइफ में फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट कर रहे हो, तो पहले से किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता है। इसके एग्जांपल में सर्वेज आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह से हम लोग बात कर लें, यहाँ पे इन्होंने हमें एक HTML कोड दिया है जिसमें हमने अनऑर्डर लिस्ट को जो है वो शो करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग UL टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे शो करवाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे LI का टैग यूज किया, सॉरी यहाँ पे भी LI का टैग यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट आइटम जो है वो शो करवा दिया और नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग दोबारा से LI का टैग यूज करते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो लिस्ट है उसको हम लोगों ने शो करवा दिया है। तो ये हमारे पास इसका ये सिंटेक्स था, इसके लिए हम लोग UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट का टैग यूज करेंगे और LI लिस्ट आइटम का टैग यूज करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन C, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इन सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर, किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैकिंग अप डाटा। बैकिंग अप डाटा का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डाटा हम उसकी एक फर्दर जो है वो कॉपीज बना लेते हैं, ताकि इन केस अगर किसी भी वजह से हमारा डाटा लॉस हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, तो हम इजीली अपने डाटा को रिकवर कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जितनी भी स्कूल की असाइनमेंट्स है वो आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो और कभी भी आपका डाटा अगर डिलीट होता है तो फिर आप वहां से गूगल ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट वन है कि आप जो है वो सिक्योर वाईफाई का यूज करो। इसमें ये होता है कि सिक्योर वाईफाई प्रोटेक्ट जो पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हैकर, ठीक है, कि वो हैकर वगैरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा आपको जो है वो मतलब पासवर्ड वगैरह लगानी चाहिए, ठीक है, जो भी आपका डाटा है उसको इनक्रिप्ट करके रखना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आप जो है वो यूज करो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होम वाईफाई होता है, बजाय इसके कि आप पब्लिक नेटवर्क को यूज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है प्राइवेसी सेटिंग्स।
अब जो है आप डेली बेसिस पे अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देखो कि आपकी इंफॉर्मेशन को कौन कौन देख सकता है। ठीक है, आप जितने भी आपके अकाउंट्स हैं आप उनको प्राइवेट रखो, उनको पब्लिक ना करो। इस तरह से जो है वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रह सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास बिग डाटा। क्या होता है बिग डाटा? हम लोग बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है, जैसे सोशल मीडिया से आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आ रहा है, सेंसर्स वगैरह से आ रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है डिसीजन लेने में। वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को यूज करते हुए बेटर डिसीजंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये इंप्रूव करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, मतलब इनके पास लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, उसको वो एनालाइज करते हुए जो है वो आगे फर्दर फ्यूचर में बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास कि वो जो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर वे में जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कस्टमर के क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक है, किस चीज़ को वो प्रेफर करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रोडक्ट्स वगैरह जितनी भी उनकी सर्विसेज है वो उनको ऑफर की जाए। लास्ट वन है कि वो फ्यूचर की ट्रेंड्स भी बता देता है। अब लार्ज मतलब ये जो लार्ज डाटा है उसी को देखते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक मेन केबल के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी की बात की जाए कि अगर एक जो मेन डिवाइस है, बीच में जो सेंट्रल डिवाइस है, अगर वो मतलब उसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है तो जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर केबल एक फेल होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा रिलायबल है, जबकि बस टोपोलॉजी लेस रिलायबल है। स्टार टोपोलॉजी भी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो है एक सेंट्रल डिवाइस भी यूज़ होती है। जबकि बस टोपोलॉजी जो है वो चीपर है, क्योंकि इसमें जस्ट एक ही डिवाइस यूज़ होती है। उसके बाद जो स्टार टोपोलॉजी इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेहतर है, जबकि बस टोपोलॉजी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनकी डायग्राम बनानी थी। मैंने बाकी भी डायग्राम यहाँ पे शो करवा दी कि इनकेस इवनिंग शिफ्ट में कोई और टोपोलॉजी आती है तो आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी की है और ये बस टोपोलॉजी की है। इसी तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में क्या रोल है। बेसिकली जो ये ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है इसमें यूज़ किया जाता है। स्मार्ट ट्यूटरिंग की जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी टेस्ट हैं उनको चेक करके दे देता है। इससे टीचर की भी हेल्प होती है और स्टूडेंट की भी हेल्प होती है। स्टूडेंट जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जितने भी लेक्चर्स वगैरह है उनको देख सकता है। जैसे एप्स है, डुलिंगो हो गया, और या फिर कोई और सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको पर्सनलाइज लेसन्स प्रोवाइड करे, तो उन्हें पता होता है कि आप किस चीज़ में वीक हैं, उसमें जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर एआई का गेमिंग में क्या रोल है, इनके अंदर एआई के थ्रू ही जो करेक्टर्स होते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो एनिमी होते हैं, आप उनके साथ जो है वो गेम प्ले कर रहे होते हो। ठीक है, अब वहाँ पे आप जिसके साथ गेम प्ले कर रहे हो ऑनलाइन, जैसे आप लूडो खेलते हो, तो साथ जो है वो कोई और पर्सन नहीं होता, बल्कि वो एआई जनरेटेड ही एक करेक्टर होता है जिसके साथ आप गेम खेल रहे होते हो, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे गेम की एग्जांपल दे दी कि पबजी हो गया, फीफा हो गया, वो एआई कंट्रोल एनिमी प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ आप प्ले कर रहे होते हो गेम। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। इनपुट क्या होता है? वो डाटा जो आप सिस्टम को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एक जो ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो इनपुट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपने देनी होती हैं, जो आपने डाटा एंटर करना होता है। उसमें कस्टमर की डिटेल्स, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर सेलेक्ट कर रहा है उसको आपने देखना होता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन कि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट पेमेंट करेगा या कैश ऑन डिलीवरी होगा, किस तरह से होगा। ये इनपुट में आपने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एंटर कर दी। प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम अब इनपुट के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो है वो चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या अवेलेबल है या नहीं है, फिर कस्टमर की डिटेल्स को वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद जो है पेमेंट की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो ऑर्डर रिकॉर्ड है वो जनरेट हो रहा होता है, और लास्ट में जो है जो भी उसकी शिपमेंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। आउटपुट में क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वो दिखाया जाता है, ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है, जो कंफर्मेशन मैसेज है वो भेजा जाता है एज अ आउटपुट। उसके बाद जो डिजिटल रिसिप्ट है वो जो है वो बनाई जाती है, और जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर किया जाता है। तो इसमें बता दें कि इनपुट में क्या लिखना है, आउटपुट में और प्रोसेस में। जबकि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड हमें लिखने को दिया है, जिसमें हम लोगों ने 10 से लेके 1 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो देखें, यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टाइप यूज़ किया, उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ कर दिया। अब हम लोगों ने एक आई नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू असाइन कर दी 10। बेसिकली ये जो होता है ये इनिशियलाइजेशन होता है कि आई की वैल्यू हम लोग 10 यहाँ पे शो करें कि जो हमारा लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 1 नहीं होती। मतलब फर्स्ट टाइम 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी। इस तरह से करते करते 1 तक ये सारे नंबर्स को डिस्प्ले करेगा। अब आपको कैसे पता कि ये पहले 10 डिस्प्ले करेगा, फिर 9, फिर 8?
वन वन नंबर कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ये हर दफा क्या करेगा, वन नंबर माइनस कर लेगा। उसके बाद हमने हर नंबर को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट और राइट का फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिए। तो ये हमारा पेपर था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।